अब सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 29। देर तक किरण खिड़की के बाहर देखती रही। बार बार उसकी नजरों के सामने अपने पिता का बेबस चेहरा घूम जाता तो अगले ही पल नर्स और सारंगी के पिता की कहीं बातें भी। पल भर में ही उसकी दुनिया बुरी तरह से बिखर कर रह गई थी। अब दुनिया की नजर में उसका मान शून्य होकर रह गया था। वे खुद से पूछ बैठी कि इतने बड़े लांछन के साथ वे अपने पति और उसके परिवार का कैसे सामना करेगी और किस सच का सबूत उनके सामने ही पेश कर पाएगी, जब नर्स खुद बता चुकी है कि उसके साथ वाला शख्स घटना स्थल पर मर चुका है। वे कौन उसकी सच्चाई पर यकीन करेगा? कहाँ जाए वे, जब उसके पिता भी उसकी ओर से आंख मूंद देकर चित हो गए हैं? यही यक्ष प्रश्न उसके मस्तिष्क में घुमड़ता रहा। खिड़की के बाहर के शोर से कहीं ज्यादा शोर उसके जहन में उमड़ रहा था। मन ही मन खुद से लड़ रही थी वो। आखिर किससे कहे अपने मन की बात? पिता की चुप्पी और इस बदनामी के साथ उसका अस्तित्व ही उसका दुश्मन बन चुका था। उसकी पवित्रता पर कोई कैसे यकीन करेगा? नहीं, कोई नहीं विश्वास करेगा उसका। जो दुल्हन विदाई के समय मौजूद ना हो उसे लोग क्या कहते हैं, मैं ये नहीं सुन सकूंगी। जो समाज ने सीता पर विश्वास नहीं किया तो क्या वे मुझे छोड़ेंगे? क्या मेरे राम मुझ पर विश्वास करेंगे? काश कोई होता जिससे अपने मन की बात मैं कह सकती। क्या करूं इस तरह? सभी से छुपकर कहाँ जाऊं? अगर वह नर्स मेरा नाम जान जाती तो क्या मुझ पर अपना इतना प्यार लुटाती? उसका मन मेरे प्रति नफरत से भर नहीं जाता? उफ, अब और नहीं सह सकती। उसका मन बिलख उठा। मैं बनी मन तय करती है, मुझे अब और यहाँ नहीं रुकना चाहिए, पर कहाँ जाऊँ मैं? इन्हीं सवालों के बीच विचरती वे घबरा कर अपने चारों ओर देखने लगती है। वे फुर्ती के साथ बाहर की ओर कदम बढ़ा देती है। सबकी नजरों से बचती हुई किरण चली जा रही थी बिन रास्तों की मंजिल की ओर। उसने खुद को एक शॉल से ढक रखा था जो नर्स ने उसे दिया था। कुछ ही पलों में वे खुद को हॉस्पिटल से दूर पेड़ों के झुरमुट से घिरी सड़क पर पाती है, जिस पर तेज कदमों से कदम दर कदम वे चली जा रही थी। तभी अचानक उसका शॉल कहीं अटक जाता है। कहाँ चली रानी? किसी ने उसकी शॉल का छोर पकड़ लिया। इससे वे इस तरह चौंकी मानो लंबी बेहोशी से जागी हो। वे आवाज की लहक से माजरा समझते तुरंत ही बिना मुड़े आगे की ओर भागने लगती है। शॉल उसके बदन से दूर हो चुका था। अब आधी रात उसका खिला रूप अंधेरी रात में अलग ही दमक रहा था। यूं बदहवास भागती वे अब उस क्षीण तीक्ष्ण आवाज को सुनती है जो उसे पकड़ने को आतुर थी, जो उसे भद्दे भद्दे शब्दों से पुकार रही थी। किरण बुरी तरह से घबरा गई कि तभी इस घबराहट में वे लड़खड़ा कर गिर पड़ती है। वे किसी से टकरा गई थी। वे इतनी बदहास हो गई थी कि बिन देखे अपनी बदहासी में वे कह उठी, मेरी मदद करिए। कहती वे उस अनजान काठी के पैरों के पास बेहोश होकर गिर पड़ती है। बहुत कम ऐसा मौका होता जब आकाश खुद कार ड्राइव करता। इस समय अपने दोनों पाले हुए गुंडों के पास वे कार रोकता जो उसे कहीं ले जाने को कहते पीछे कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में उन्हें हड़काते आकाश हाईवे के रास्ते खड़ा था। वे शहर के हाईवे को जाता दो राह था जहां इस समय बहुत ही कम आवागमन था। बस आकाश से यहीं रुक जाए, उनमें से एक बोलता है। आकाश कार को सूने रास्ते में रोकता हुआ पीछे पलट कर देखता है, जैसे दोनों फट से कार से उतरकर इधर उधर देखने लगते हैं। अब ये बंदरों की तरह इधर उधर क्या देख रहे हो? बोलो कहाँ से टला? आकाश ने भी कहा ही था कि एक दूसरी कार के आने की आवाज पर उन सबका ध्यान तेजी से अपने विपरीत चला जाता है। एक चटक लाल रंग की कार, शानदार कार, ठीक आकाश के विपरीत रास्ते के किनारे रुकती है। आकाश अभी भी बैठे बैठे गौर से उधर देखता रहा। वे कार अपने काले बंद शीशे के साथ वहां खड़ी थी, पर अभी तक उसमें से कोई उतरा नहीं था। लेकिन दोनों आकाश की ओर देखते हुए धीरे से फुसफुसाते हैं, सर आ गई स्टेला। अब उस कार की ओर देखते आकाश का चेहरा और भी तन जाता है। कुछ पल तक वे उस लाल कार में कोई हरकत न होते देख आकाश खुद उतर कर उधर बढ़ता है। उस जगह ट्रैफिक ना के बराबर था, जिससे वह जगह काफी सूनी बनी हुई थी। आकाश रास्ता क्रॉस करके उस कार की ओर बढ़ने ही वाला था कि उस कार का ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद स्टाइलिश महिला बाहर निकलती है।
वे एक 30-32 साल की स्टाइलिश महिला थी जिसने इस वक्त एक कट वाली स्लिट ड्रेस पहन रखी थी, जिसके चलते समय बार बार उसकी गोरी गोरी टांगे झलक जाती। आकाश रास्ता क्रॉस भी नहीं कर पाया और वह महिला अब ठीक उसके सामने खड़ी थी। वह मादक मुस्कान से मुस्कुराती अब रुके हुए आकाश के बेहद करीब आती, अपनी बाहें उसके गले में डालती हुई कह उठी, इतने समय बाद फिर भी तुम्हें अपने करीब देखकर अपने पुराने दिन याद आ गए, है ना? कहती हुए नाटकीय तरीके से ठहाका मार के हंस देती है। पर इसके विपरीत आकाश बेहद तने हुए हाव भाव के साथ कहता है, काम की बात बोलो, मुझे वो पेन ड्राइव कब दे रही हो? स्टेला अपनी बाहें उसके गले से घुमाती हुई उसके पीछे से घूमती हुई कह रही थी, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? अब कि आकाश उसकी इस हरकत से ऊबता हुआ उसकी बाह अपने गले से हटाता हुआ थोड़ी सख्ती से कहता है, बकवास बंद करो। तुमने पिछली बार मुझे वो पेन ड्राइव देने का वादा किया था, उसकी मैं कीमत भी अदा कर चुका हूँ, फिर तुम मुझे वो क्यों नहीं दे देती? आकाश इतना गुस्से में दांत भींचे बोल रहा था, स्टेला उतने ही हल्के हाव भाव में देती उसके बात कह रही थी, हो डार्लिंग, मुझे लगा था कि हम इतने दिन बाद मिल रहे हैं तो कुछ प्यार भरी बातें होंगी, कुछ नया होगा, पर तुम तो वही पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही बात पर अटके हो। देखो स्टेला, तुम अपना ये नाटक अब बंद करो। तुम्हें मैं याद दिला दूं कि तुम्हारी हर रात की से कहीं ज़्यादा कीमत अदा कर चुका हूँ मैं। और ये जो तुम लग्जरी कार में घूमती हो ना, और ये सब तुम्हारा ठाट बाट सब किसकी वजह से है, ये भी तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत है क्या? आकाश अब उसकी ओर घूमता हुआ तीखे लफ्ज़ों में अपनी बात कहता रहा, तुम थी क्या आखिर? एक साधारण प्रेस रिपोर्टर, जैसे तुम्हारी एक साइकिल लेने भर की औकात नहीं होती। तब मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया। ये जिस पैसे पर तुम ऐश कर रही हो ना, सब मेरा दिया हुआ है। क्या भूल गई तुम अपनी औकात? अब स्टेला के हाव भाव में हल्का सा अंतर आ जाता है, जिसे वह आकाश की ओर नजर उठाती सपाट भाव में कहने लगती है, इसलिए तो तुमसे मिलने आई, ताकि तुम मेरी औकात मुझे याद दिला सको और मैं भी तुम्हें तुम्हारी औकात बता सकूं। कहती है वह तुरंत उछलकर आकाश के बेहद पास आती उसकी आंखों को घूरती हुई कह रही, मेरी औकात तुम्हारी जबान में है तो तुम्हारी औकात मेरी मुट्ठी में। एक बार अगर मैंने अपनी मुट्ठी खोल दी और दुनिया के सामने तुम्हारी तस्वीर जारी कर दी तो तुम्हें मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी, समझे मिस्टर आकाश दीवान? स्टेला की बात से आकाश अब कुछ हड़बड़ा गया। वह अपनी हड़बड़ाहट छिपाने अपनी नजरें इधर उधर करता अपनी जेबें टटोलने लगता है। वह बार बार अपने कोट पैंट की जेबें टटोलते उसे सिगरेट नहीं मिलती, तो उसके सामने खड़ी स्टेला अपने कंधे से लटके पाउच से सिगरेट का पैकेट निकालती, उसे आकाश की ओर बढ़ाती हुई खुद भी उसमें से एक सिगरेट निकालती, उसे सुलगाने लगती है। अब कुछ पल के नीरव एकांत में बस लाइटर की क्लिक क्लिक की आवाज गूंजती है। अगले ही पल जहां आकाश गहरे गहरे कश भीतर से खींचता बाहर फेंक रहा था, वहीं स्टेला एक गहरा धुआं आकाश के चेहरे की ओर डालती मादक अंदाज में कहती है, आज भी तुम्हारा मेरा ब्रांड एक है। कहती हुई हल्के से वह हंस देती है। लगभग आधी सिगरेट पीने के बाद आकाश कुछ पल संभलता हुआ फिर सिगरेट स्टेला की ओर देखता हुआ पूछता है, बोलो अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे वो पेन ड्राइव हर हाल में चाहिए बस। ये तुरंत ही अपने दूसरे हाथ में पकड़े मोबाइल का स्क्रीन उसकी नजरों के सामने करती हुई कहती है। आकाश जब उस मोबाइल की स्क्रीन को घूरते हुए कहता है, ये आर यू मैड? दुबई में फ्लैट? मैड तुम मुझे मत समझो, मेरी एटीएम मशीन हो तुम, तो इतनी आसानी से तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली। गुस्से में सिगरेट फेंकता हुआ आकाश दूसरी ओर देखता हुआ कहता है, पागल मत बनो, अभी कंपनी के शेयर डाउन है और इतनी बड़ी कीमत मैं कंपनी से नहीं निकाल सकता। इस पर स्टेला फिर हल्के से हंसती हुई कहती है, ओ प्लीज़ प्लीज़, अब ये भाभी जी वाला रोना मत रोने लगना। मेरे सामने की कंपनी के शेयर डाउन है या मेरा इस पर ज़्यादा खर्चा हो गया, स्टॉप टॉकिंग लाइक दिस। तुम आकाश दीवान हो, जिसके कंधे पर टिका है पूरा दीवान एंटरप्राइजेस और जिस पर आंख मूंद का विश्वास करते हैं दीवान साहब। तुम्हारे लिए तो ये बस सागर में एक लोटा भर है, इसलिए ये सब ड्रामा मेरे साथ तो मत ही किया करो। तुम समझ नहीं रही, ये अभी पॉसिबल नहीं है। मैं डैड को क्या बताऊंगा? तो ठीक है, तुम्हारे डैड से मैं ही मिल लेती हूँ, शायद वही इस पेन ड्राइव की कीमत अदा कर दे। यू गुस्से में दांत भींचते गाली उसके होठों पे आकर दम तोड़ देती है। वह भरसक कोशिश से खुद को जब्त किए हुए उसे घूरने लगता है।
वे उसके पास आती उसके चेहरे पे अपनी उंगली फेरती हुई कहने लगी, वैसे भी तुम्हें मेरा बहुत समय बर्बाद कर चुकी हूँ, डील फाइनल समझते हैं। बस तुम पर आज ही मेरा वही क्रश है तो इसके लिए बस थोड़ी मोहलत दे देती हूँ। अगली 10 तारीख को मुझे इसके पेपर्स अपने हाथ में चाहिए, नहीं तो दुनिया के हाथ में तुम्हारा लेखा जोखा होगा, समझे ना। कहती कहती वे आगे बढ़ती हुई फिर पीछे पलटती हुई कहती है, और हाँ, चलते चलते खबर दे देती हूँ, विवेक जेल से बाहर आ गया है और इस समय उसकी हालत किसी घायल शेर जैसी है। सो प्लीज टेक केयर डार्लिंग। वे कुछ पल रुककर अपनी खबर का असर आकाश के चेहरे पे देखना चाहती थी। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, वह मेरे सामने एक चूहे के समान है, जब चाहूंगा तब उसल दूंगा उसे। ओके बाय। वे उसी मादकता से लहकती हुई वापस अपनी कार की ओर चल देती है। तब से उन दोनों को बात करने का एकांत देते आकाश के दोनों गुंडे उसे कुछ दूर खड़े थे। वे आकाश की ओर आने लगते हैं। स्टेला कार में बैठ चुकी थी। वे अपनी तरफ का दरवाजा बंद करती करती उन गुंडों को आकाश की ओर भागते आते देखती हुई फिर कहती है, और हाँ, अपने इन जोकरों को ना मेरे पीछे मत लगाया करो, मेरा सर्कस देखने का बिल्कुल मन नहीं रहता। एक आखिरी ठसक भरी हंसी छोड़ती हुई वे दरवाजा बंद कर तुरंत ही कार को बैक में लेती वापस चल देती है। ये देख आकाश अब उन गुंडों को एक तीक्ष्ण नजर से देखता तुरंत ही अपनी कार की ओर बढ़ता ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कार स्टार्ट कर लेता है। वे आकाश तक पहुंच भी नहीं पाते, आकाश कार को शहर की ओर मोड़ता आगे बढ़ जाता है। ये देख वे दोनों भागते हुए आकाश की ओर आते हैं, पर तब तक आकाश वहां से निकल चुका था। दोनों अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। पंटर, लगता है आकाश सर ना हमें गलती से भूल गए हैं, पर बॉस अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे? कैसे? सोचता हुआ उसका बॉस जग्गा इधर उधर देखने लगता है। उस समय रात का अंधेरा था सब जगह। तभी उसकी नजर अपने से कुछ दूर एक आदमी पर जाती है जो कोई ठेला गाड़ी सड़क के किनारे खड़ा कर रहा था। जगह पंटर को उधर की ओर इशारा करता हुआ कहता है, जा लेकर आ, आज अपन मस्ती से जाएंगे। पंटर भी खुश होता तुरंत उस आदमी की ओर भागता है। पल में उसके पास पहुंचता अपनी गुंडाई से उसे हड़का कर चुप कराता उसका ठेला लिए दौड़ता अपने बॉस की ओर आता है। ठेला पहिए पे तेजी से चलता हुआ वह अपने बॉस की ओर आता है, जिससे उसका बॉस उसमें उछल कर बैठ जाता है। दोनों ढलान पर उस ठेले को छोड़ते एक साथ उसमें बैठ जाते हैं। अगले ही पल अचानक ठेले का एक पहिया निकल जाता है, जिससे वे जब तक समझते या संभलते दोनों तुरंत ही जमीन पर बुरी तरह से पटक दिए जाते हैं। अब दोनों टूटे पहिए और अपनी गिरी हालत पर एक दूसरे को देख रहे थे। तभी एक आवाज सुनाई पड़ती है, अरे मैं यही तो बता रहा था कि मैं उस ठेले को कूड़े में फेंकने जा रहा हूँ, पर सुना ही नहीं तुमने मेरी बात और छीन लिया ठेला। ये वही आदमी था जिसे हड़का कर पंटर ठेला छीन कर लाया था। दोनों अपना अपना सर पकड़े अपनी हालत देखते रह गए। किरण अपनी आंख खोले अपने आसपास का जायजा लेती है। वे इस समय किसी कमरे में थी। देखने में वो कोई सामान्य सा घर लग रहा था। अब उसकी नजर अपने ठीक सामने की ओर जाती है, जहाँ कोई लड़की बैठी उसे देखती मुस्कुरा रही थी। आप ठीक तो है ना? वे अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछ रही थी। किरण अभी असमंजस में पड़ी अपनी वक्र दृष्टि नजर से कमरे को खंगालने लगी। आपको मेरे भैया यहाँ लाए, आप सड़क पर बेहोश हो गई थी, अब आपको कैसा लग रहा है? किरण के मुंह से अब कोई बोल नहीं फूटते। वे बस खामोशी से उसे देख रही थी, जो ठीक उसके सामने बैठी अपनी प्यारी सी मुस्कान से उसे ही देख रही थी। उस लड़की को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो कोई नवविवाहिता है। तभी उसे बाहर से कोई आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुनती ही वे जवाब में कहती है, हाँ आती हूँ भैया। वे किरण की ओर देखती हुई कहती खड़ी हो जाती है, आप ना आराम करिए, मैं यहाँ, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, मैं अभी आती हूँ। वे तुरंत ही बाहर निकल जाती है। किरण अभी भी असमंजस में पड़ी सोचती रही कि उसकी जिंदगी अब इसे किस तौराहे पर ले आई है। किरण खामोशी से अब उन आवाजों को सुन रही थी जो अन्यत्र कमरे से आ रही थी। वह सिर्फ उन आवाजों की लहक से उनकी उम्र और स्थिति का पता लगा पा रही थी, जबकि अभी तक वह नहीं जान पाई थी कि इस कठिन पल में उसे बचाने वाला मसीहा आखिर है कौन। लड़की की चहकती हुई आवाज सुनाई पड़ती है जो अपने भाई से कह रही थी, वाह भैया, आप तो वही मिठाई ले आए जो मुझे पसंद है। तो क्या तुम्हारी पसंद भूल जाएंगे? ये वहीं से लाया हूँ जहाँ की तुम्हें पसंद है, उसी बड़ी चौक की दुकान के मलाई पेड़ा खमंड। ओह थैंक यू भैया, लेकिन दिन भर तो आप ड्यूटी पर थे, फिर कब लाए इतनी दूर से? कल जा रही है ना मेरी बहन वापस,
तो क्या इतना भी नहीं करता? पहले से ही लेकर रख लिया था, फिर सुवली गांव को निकला। अरे हाँ, क्या उसे होश आ गया जो मुझे सुवली गांव में मिली थी? हाँ भैया, होश तो आ गया, पर लगता है उसे कुछ याद नहीं। अभी भी चुप बैठी अचरा से सब देख रही है। लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ होगा बेचारी के साथ। जाने कहाँ होगा उसका परिवार। हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। वह लड़की परेशान हो उठी। किसकी मदद? तभी उन दो आवाज़ों के बीच एक तीसरी कुछ भारी आवाज़ सुनाई पड़ती है। किरण उन आवाज़ों को सुनती हुई उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा रही थी। वे आवाज़ जरूर उन दोनों भाई बहन के पिता की थी। वे आते ही कह रहे थे, अच्छा, उस लड़की की बात कर रहे हो? क्या ठीक है अभी वह? हाँ पापा, ठीक है। मैं भैया से यही तो कह रही हूँ कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बेचारी जाने किस मुसीबत में है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले ये लो। उसके पिता अपने हाथ का पकड़ा पैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, चाशनी गुजिया लाया हूँ तेरी पसंद की। कल जा रही है ना, फिर पता नहीं कब तेरे लिए ला सकूंगा। पिता की आवाज़ अब किसी अनकहे दर्द से भारी हो उठी थी। बेटी शायद भावुक होती अपने पिता से लिपटती क्या उठी। पापा, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तो अपने पापा के पास रहना है। ऐसा थोड़े ही कहते हैं, बेटियां तो अपने घर जाने ही होता है, यही पिता की आंखों का सुख है। वे प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहते हैं। उस पल का माहौल भावुक हो गया। इसे सुनते ही किरण का मन अपने पिता को याद करता अब सिसक उठा। ओहो, आज तो इतना मीठा आ गया, लगता है कल जीजा जी से पहले छुटकियों को चींटी ले जाएगी अपने साथ। ये उसके भाई की आवाज़ थी, जो अपनी लहक से उस भावुक पलों को गुदगुदाने की कोशिश करता है। उसकी बात पर तीनों की संवेद खिलखिलाहट गूंज उठती है। सबकी हंसी की खिलखिलाहट जहां उनके आसपास गूंज रही थी, वहीं किरण का मन रो उठा। जाने कैसे दुर्भाग्य में फंस गया था उसका जीवन। शादी हुई पर पिता के घर से न विदाई हुई, न पति का साथ मिला, और बिन अपराध के दोषी भी करार दी गई। आखिर क्या होनी लिखी है उसके जीवन की? ये सोचती मन ही मन सुबकती भगवान से कह उठती है। अपने दर्द को समेटते हुए चुपचाप लेट जाती है। उसकी आंखों में नींद कहाँ थी, बस आंखें बंद किए जैसे अपने प्रश्नों से बचना चाहती थी वो। उसे एहसास हुआ कि वह लड़की कमरे में वापस आई और उसे पुकारा भी, पर किरण ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे वह उसे सोता समझ कमरे से का दरवाजा उड़काकर वापस चली गई। सुबह होते ही भूमि तेज कदमों से सेठ दीवान के कमरे की ओर चलती। उसकी हाव भाव बेहद कसे हुए थे, मानो मन मन अंदर समंदर उछाल मान रहा हो। उसके कमरे के पहले ही आकाश वहां मौजूद था। बेहद तल्ख भाव से अपनी बात वह कह रहा था। सब जगह जो हमारी बदनामी हो रही है, वो सब उस लड़की हुई जैसे हो रहा है। जाने क्या पनौती थी कि एक ही पल में सब ले गई। इसी बदनामी की वजह से मिनिस्टर साहब ने भी मिलने से ही मना कर दिया, और हमारे हाथ से गवर्नमेंट का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। ऊपर से लगातार हमारे शेयर्स डाउन हो रहे हैं। सब मुसीबत हर एक के साथ आ गई। क्या पता था कि उस घर से रिश्ता नहीं, मुसीबत करने जा रहे हैं। वे भी उसी तल्ख भाव से आगे कहते हैं, डैड, मैं तो कहता हूँ कि हमें देश से बाहर रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्ट करने चाहिए, और दुबई अच्छा ऑप्शन रहेगा इसके लिए। कहता हुआ आकाश अपने पिता के हाव भाव पर नज़र बनाए रखता है। नहीं आकाश, अभी के लिए हाल फिलहाल सारे लाइव प्रोजेक्ट रोक दो। जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता, कंपनी किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करेगी। आकाश कुछ कहने वाला था कि दरवाजे पर नॉक करने की आहट के साथ भूमि की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो अंदर आने की पूछ रही थी। वह अंदर आती हुई पूछती है, क्या एक ज़रूरी बात मैं आपसे कर सकती हूँ? हाँ बैठो, क्या कहना है? डैड, मैं चलता हूँ। भूमि के बैठते आकाश तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। मुझे आप दोनों से बात करनी है, इट्स वेरी अर्जेंट। वे बिना आकाश की ओर देखे कहती है। दीवान साहब बिना शब्द के आकाश की ओर देखते हैं। इसका मतलब वे अच्छे समझता, वहीं पर भूमि से कुछ दूर बैठता उसके विपरीत देखने लगता है। बताओ क्या कहना है भूमि? डैडी जी, क्या आपने किरण के यहाँ अपना वकील भेजा था? किरण का नाम आते दोनों की तीक्ष्ण नजरें भूमि की ओर मुड़ जाती हैं। दीवान साहब सख्त शब्दों में कह उठते हैं, क्या तुम उनसे मिलने गई थी? भूमि उनके शब्दों की तलखी अच्छे से समझ जाती है। डैडी जी, मुझे इस घर की मान मर्यादा का अच्छे से ख्याल है। मैंने वो कभी नहीं किया जो आप नहीं चाहते। मैं वहाँ नहीं गई, पर योगेश गया था, उसी ने बताया। जहाँ भूमि अपनी बात कह रही थी, वे आकाश जान कर उसमें अपनी अरुचि दिखाने तक टेबल पर रखा चाय का कप उठाकर सिप करने लगता है।
मनोहर दास जी को होश नहीं आया है और उनकी देखभाल में लगे उनके स्कूल का कोई व्यक्ति ही उनके साथ है, तब आखिर किस लिए आप उन पर केस करने का दबाव बना रहे हैं? ये ठीक नहीं है। कम से कम हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उन्हें परेशान तो नहीं करना चाहिए ना। भूमि की बात खत्म होते दीवान साहब तुरंत बोल उठते, और जो हमारे साथ धोखा हुआ उसके बारे में तुम क्या कहोगी? वो किसकी गलती थी? जो हुआ उसका सच तो अभी क्या आप भी नहीं जानते? जब तक किरण सामने नहीं आ जाती कोई नहीं जानता उस लम्हे में क्या हुआ होगा। तो इस बात का खामियाजा वे ही भुगत रहे हैं ना, फिर ऊपर से आपका दबाव। क्या ये सही है? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कम से कम उन्हें उनकी हालत में छोड़ दिया जाए। तुम्हें पता है ना इसकी वजह से हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक कितनी क्षति हुई है? मुझे एहसास है इसका, पर उन पर दबाव बनाने से क्या होगा? वो सब वापस मिल जाएगा क्या? डैडी जी, वैसे भी अगर आपका अपना कसूरवार होता तो क्या मनोहर दास होते? और वे तो खुद कोमा में हैं। किरण होती पर जिसका कोई अता पता भी नहीं है। फिर आखिर आप दबाव किस पर बना रहे हैं? और वैसे भी अगर इस वक्त करण खुद होश में होता तो ये सब उसे कतई ठीक नहीं लगता। भूमि जानकर उनकी बात करती अब उनका चेहरा गौर से देखने लगती है। वे अच्छे से जानती थी कि वे पीठ पीछे चाहे जो कर ले पर अरुण की नज़रों में कभी दोषी नहीं बनना चाहते। पिछली बार 5 साल पहले भी उन्होंने जो कुछ भी किया पर उसकी भनक उन्होंने अरुण को नहीं लगने दी थी। ये बात भूमि अच्छे से जानती थी। दीवान साहब भी अब चुप हुए अन्यत्र देखने लगे थे, जिसका साफ मतलब था कि आखिर उन्हें भूमि की बात स्वीकार कर ली। कुछ क्षण बाद भूमि इजाजत लेती वहां से उठ जाती। आखिर क्या होगा अरुण और किरण की जिंदगी में? क्या वे वापस कभी मिल पाएंगे? इस कहानी की आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहे बेइंतहा इश्क के सफर से और सुनते रहें रोजाना नए नए पार्ट। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल